जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब की और इमरान खान साहब की कुछ मुकदमात में आज जमानत हुई। क्या इसका मतलब है कि शाह साहब और खान साहब बाहर आने वाले हैं? इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। पीपल्स पार्टी के हवाले से तकरीबन महीना डेढ़ महीने पहले मैंने आपको कहा था कि उनके लिए मजीद मुश्किलात हो सकती हैं आने वाले दिनों में। उस हवाले से भी कुछ चीज़ें वो भी आपको बताऊंगा। कुछ मजीद खबरें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट कोशिश होगी कि वो भी आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन शुरू हम जरा करते हैं आज भारत से। आपको पता है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर जो है वो भारत का अटूट अंग है। बुनियादी तौर पे उन्होंने ये कह दिया। ये आज BBC उर्दू की हेडलाइन भी लगी हुई है, पाकिस्तानी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। आपको याद होगा कि मोदी साहब ने कश्मीर का जो खुसूसी स्टेटस था उसको ख़त्म किया और फिर वो मामला जो है भारतीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो वहां पे भारतीय हुकूमत ने बयान हल्फी जमा करवाया कि जनाब जब से हमने ये काम किया है वहां पे बड़ी खुशहाली आई है और वहां पे दहशतगर्दी भी कम हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब आपको सियासी मौक़िफ़ हम आपका नहीं सुनेंगे कि वहां पे उसके सियासी असरात क्या हुए या इकनॉमिक असरात क्या हुए। आप हमें ये बताएं कि जनाब ये इसका जो आईनी पहलू है वो क्या है, आइन क्या कहता है, हम सिर्फ उसके ऊपर बहस करेंगे। जब ये मामला सामने हुआ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जब ये कहा गया और फिर हुकूमत भारत ने अपना एफिडेविट भी वापस ले लिया, तो उस वक्त बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट मोदी के फैसले को उड़ा के रख देगी। तो मैंने 2-3 जगह पे पहले भी अर्ज की थी, तो मैंने उधर भी मैंने यही कहा था ऐसा नहीं होगा। जो मोदी साहब ने कह दिया वही होगा। इसलिए कि अगर वो ये कहते हैं कि उनकी मुल्क की सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई ये चीज़ है तो उनकी अदालत वही फैसला करेगी जो वो बेहतर समझते हैं, जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, जो उनकी हुकूमत चाहती है। और अक्सर मामलात में पाकिस्तान में भी लोग दलील कह देते हैं कि जनाब ये मामला इस चीज़ से जुड़ा हुआ है तो इसके ऊपर अदालत को कुछ नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पे भी जो भी मामला होना था बिल्कुल वाज़ेह था कि वो लोग जो बेहतर समझते हैं अपने लिए उन्होंने वही करना था। ऑल्दो कि उन्होंने इंटरनेशनल कानून का कैसे मजाक उड़ाया, और कोई पहली दफ़ा नहीं उड़ा रहे, माजी में भी आप देखते रहे हैं क़ौम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, उसके बावजूद भारतीय हुकूमत उनका कितना पास करती है वो भी हमारे सामने है। तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। अगर इस तरह का कोई फैसला आ जाता सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो वो मोदी के लिए बहुत बड़ा, मोदी साहब के लिए बहुत बड़ा सियासी चैलेंज बन जाता। इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए ये बिल्कुल वाज़ेह था कि सुप्रीम कोर्ट से कोई इस किस्म का फैसला नहीं आएगा। हाँ, अब ये हुआ कि मोदी साहब ने जो पार्लियामेंट से करवाया उसकी तौसीक भी सुप्रीम कोर्ट से हो गई है और अब ये बिल्कुल वो कहेंगे देखें जनाब हमारी अदालत ने भी ये फैसला दे दिया और हमारे आइन और कानून के मुताबिक ये बिल्कुल दुरुस्त चल रहा है। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ऑब्वियसली इसके ऊपर जो कश्मीर की अवाम है उनका कितना से है वो आपको भी पता है। वहां पे जिस तरीके से डोमिसाइल दिए जा रहे हैं कि जो भी बंदा होगा वो जिसने उधर आके कोई मैट्रिक कर लिया या FA कर लिया उस बुनियाद पे भी उसको डोमिसाइल मिल रहा है। दूसरी रियासतों से ला के वहाँ पे लोगों को आबाद किया जा रहा है। जो डेमोग्राफी है कश्मीर की उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है और सब कुछ पूरी दुनिया के सामने हो रहा है। पर आपको पता है कि यहाँ पे दुनिया और इंटरनेशनल लॉ की कितनी अहमियत है वो हमने फ़लस्तीन में भी देख लिया, कश्मीर में भी हमें नज़र आता है। उसके ऊपर आलमी ताकतें कितना बोलती हैं वो भी हमारे सामने। पर एनीवे ये जो एक्सपेक्टेड था भारत की सुप्रीम कोर्ट से ऐसा ही इंसाफ हो सकता था और वैसा ही इंसाफ हमें नजर आया। और कश्मीरी जो है वो यकीनन इसके ऊपर अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं और बिल्कुल हक बजानिब हैं इसके ऊपर एहतजाज करने के हवाले से, इसके ऊपर ये कहने के हवाले से कि उनके साथ एक दफ़ा फिर भारत की वो जो नाइंसाफ़ियों का सिलसिला है, वो जो जबर का सिलसिला है, ये उसी का एक तसलसल है। अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट केस है वो है इस दफ़ा पाकिस्तान की अदालत में और वो केस है MPOs के हवाले से कि जिस तरीके से सियासी लीडरान को या सियासी वर्कर्स को MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके हवाले से ये खदशा जाहिर किया जाता है कि उनकी वजह से कोई अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती है। और जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत के अंदर एक मुकदमा चल रहा है, आपको पता है, शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार के खिलाफ जो MPO लगाया गया था उसमें अब कुछ अफसरान के ऊपर इख्तियारात से तजावज़ करने का एक तरह से इल्ज़ाम है। और उसके ऊपर अब वो जो अफसरान हैं उसमें जिनमें SSP ऑपरेशंस हैं जमील जफर साहब, उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं
इरफान नवाज, मेहमन साहब, और उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत का केस फिर चला था, वो मैंने तफसीलात भी आपसे शेयर की थी कि अदालत ने उनको कहा था कि कैसे आप जो है वो इस तरीके से किसी के खिलाफ MPO लगा सकते हैं। वो पूरी चीज़ें माजी करीब में रिपोर्ट हो चुकी हैं, मीडिया भी रिपोर्ट कर चुका है, हमने भी आपसे शेयर की थी। अब इन अफसरान को बाबर सत्तार साहब ने कहा है कि 16 जनवरी तक आप अपना बयान हल्फी जमा करवाएं, जो भी आपका दिफा है वो जमा करवाएं, और 16 जनवरी 2024 के बाद रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये मुकदमा चलेगा। और बताएं आपके जनाब ये कैसे MPO लगा दिया जाता है। अच्छा, अगर आप MPO की बात करें तो खदीजा शाह जो है वो काफ़ी अरसे से गिरफ्तार थी, उनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात थे, फिर उन मुकदमात से जमानत हुई, फिर उनको MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में उनका मुकदमा गया कि MPO के तहत उनकी नज़रबंदी क्यों की गई है। आज कहा जा रहा था कि अदालत जो है उनकी MPO के तहत नज़रबंदी ख़त्म कर देगी, लेकिन जब वो खबर आनी थी उससे पहले एक और खबर आई कि कोयटा की पुलिस ने आज आके खदीजा शाह साहिबा को गिरफ्तार कर लिया किसी मुकदमे में, और 2 रोज़ा उनका राहदारी जो रिमांड है वो भी दे दिया गया। अब उनको कोयटा की किसी अदालत में पेश किया जाएगा। एक्सप्रेस रिपोर्ट कर रहा है PTI रहनुमा खदीजा शाह कोयटा पुलिस के हाथों गिरफ्तार। ऑल्दो शी इज़ नॉट अ PTI रहनुमा, वो कोई PTI रहनुमा नहीं है, उनका PTI में कोई ओहदा नहीं है, वो बिजनेस वुमेन है, एक आम शहरी है। हाँ, PTI से सिंपैथी ज़रूर रखती होंगी, उनके एहतजाज में वो ज़रूर शामिल हुई होंगी, लेकिन ये कहना कि जनाब वो PTI की रहनुमा है, ऐसी कोई बात नहीं। और पहले जो खबरें आ रही थी कि जी वो PTI की तरफ से कोई इलेक्शन वगैरह लड़ना चाहती हैं, उनके ख़ानदानी ज़राए उसकी भी तरदीद करते हैं कि ना ही उनका इलेक्शन लड़ने का कोई मूड है। लेकिन जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह उनको बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है, लगता ऐसे है कि उनको सियासतदान बना दिया जाएगा और फिर जो है वो क्या पता मजबूरी में वो इलेक्शन भी लड़ ही लें। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। इसके ऊपर लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि जनाब इतना अरसा जब मुकदमा उनका चल रहा था उस वक्त कोयटा पुलिस आ जाती, उस वक्त उनसे तफ्तीश कर लेती। तो बुनियादी मकसद ये लग रहा है कि उनको रिहा नहीं करना, और ये वो तनकीद है जो बार बार पंजाब की निगरान हुकूमत के ऊपर हो रही है, निगरान सेटअप के ऊपर हो रही है, इससे पहले PDM के ऊपर होती रही। अच्छा, अब अगर दीगर मुकदमात का जायजा लिया जाए तो शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब के कुछ मुकदमात में जमानत हुई है। इमरान खान को 3 और शाह महमूद कुरैशी को 2 केसेस में जमानत मिली है। इसके बाद वो इस तरह की खबरें आ रही थी, जी बड़ी खुशखबरी आ गई और जो है वो उनकी क़यादत बाहर आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई, जिस निज़ाम में खदीजा शाह साहिबा को नहीं मिल रही रिहाई, तो उस निज़ाम में आप समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान बाहर आएंगे? जितनी मर्जी जमानतें हो जाएं, मुकदमे और बन जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो है उनको जमानत मिलेगी और वो बाहर आएंगे। और जो ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब के लिए जो है ये जमानतें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगी और जमानत लेके वो आएंगे और इलेक्शन उस तरीके से लड़ सकेंगे, नहीं, मुझे नहीं लगता कि इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब को इस तरह का कोई बड़ा रिलीफ मिले और जमानत के नतीजे में वो बाहर आ सकें। अब कुछ मुकदमात उनके चल रहे हैं, कुछ में उनकी जमानतें हुई हैं, इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं, किस वो जो मुकदमात थे एहतजाज वगैरह के हवाले से उसमें जमानतें हुई हैं, लेकिन उनकी ज़्यादा तफसील अगर मैं आपसे शेयर करूंगा तो वो वक्त ज़ाया करने वाली बात है। इसका खुलासा मैं आपको बता देता हूँ, जितने मर्जी मुकदमात में जमानतें हो जाएं, बहुत सारे और मुकदमात भी हैं। मुझे खान साहब अभी बाहर नजर आते हुए लग नहीं रहे। बाहर वो क्यों नहीं आ रहे? यकीनन आइन और कानून के मुताबिक ही उनके लिए इस वक्त गुंजाइश नहीं होगी, इसी वजह से वो बाहर नहीं आ रहे। जिस तरह हमने देखा कि खदीजा शाह जो हैं उनको एक मुकदमे में जमानत मिलती है तो वो MPO के तहत गिरफ्तार नजरबंद हो जाती हैं, फिर कोयटा पुलिस को पता चलता है कि वहां पे भी उनके खिलाफ मुकदमा है, तो अब उनको वहां लेके जा रहे हैं। तो अगर खदीजा शाह साहिबा के जराइम इतने संगीन हैं तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब के मुबैना जराइम जो है उनकी फहरिस्त तो उससे भी तवील है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना चांस है उनका बाहर आने का या नहीं आने का इलेक्शन से पहले। अच्छा जी, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ, बल्कि महीने से ज़्यादा हो गया, आपके साथ एक खबर शेयर की थी कि पीपल्स पार्टी के लिए भी आने वाले दिनों में मुश्किलात हो सकती हैं, और हमारे कोई ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी की भी सियासी चीखें निकलेंगी। और बहुत सारी चीज़ें हमने देखा कि पीपल्स पार्टी फिर गिले शिकवे भी कर रही है, मियाँ साहब के ऊपर लाडला होने का इल्ज़ाम भी लगा रही है, जरदारी साहब भी अब उनको लाडला कह रहे हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ये कह रहे हैं कि जो ऐसे सियासी इत्तेहाद होते हैं जिनमें MQM शामिल होती है, बाप पार्टी शामिल होती है, ये आपको पता है ये सियासी इत्तेहाद कौन लोग बनाते हैं, इस किस्म की वो बातें कर रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि राव अनवार, जी हाँ जी, पुलिस अफसर हैं, साबिक पुलिस अफसर हैं, सिंध में उन्होंने सर्विस की है, जरदारी साहब उनको बहादुर बच्चा कहते थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है,
اس میں زرداری صاحب کے اوپر بڑے الزام لگائے ہیں, پیپلز پارٹی کی حکومت پہ بڑے الزام لگائے ہیں, ایان علی کا بھی اس میں ذکر آ گیا, اس میں ڈالر کا بھی ذکر آ گیا. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے اس میں کہیں انٹرویو کے اندر اب بہت ساری تفصیل تو میں آپ سے شیئر نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہ جو انٹرویو ہے یہ بنیادی طور پہ اسی سلسلے کی کڑی لگ رہی ہے کہ اب زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کو بھی میسج جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خلاف بھی بہت ساری چیزیں ہوں, آپ کے لیے بھی بڑے مسائل ہوں, اور اسی چیز کا ادراک میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی تھا, اور اسی وجہ سے وہ بھی اپنے کوئی گلے شکوے کر رہے تھے. اور جو چیز ہم نے مہینہ ڈیڑھ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, سیاسی طور پہ ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, تو اب اچانک راون وار کا اس طرح سامنے آنا اور اس طرح کا انٹرویو دینا اور اس طرح کی باتیں کرنا, لگتا اس طرح ہے کہ زرداری صاحب کے اوپر بھی اب تھوڑی توجہ ہوگی, سندھ حکومت کے اوپر بھی تھوڑی توجہ ہوگی, وہاں پہ بھی معاملات ہوں گے, وہاں پہ بھی جو بہت ساری انویسٹیگیشنز ہوں گی, بہت ساری چیزیں آئیں گی. جے آئی ٹی کا ذکر کیا راون وار صاحب نے اپنے انٹرویو کے اندر. آپ کو پتہ ہے ماضی میں بہت ساری جے آئی ٹیز بنتی رہی ہیں, منی لانڈرنگ کے حوالے سے, ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے, اومنی گروپ کے حوالے سے مختلف جے آئی ٹیز بنتی رہی ہیں. ان جے آئی ٹیز میں جو کچھ بتایا جاتا رہا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ڈاکٹر عاصم جو ہیں ان کا بھی ذکر انہوں نے کیا. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈاکٹر عاصم تھے جن کے اوپر مبینہ کرپشن کے الزامات تھے اور کہا جاتا تھا پتہ نہیں کتنے 100 ارب کی انہوں نے کرپشن کر لی ہے. وہ زرداری صاحب کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں. ان کا بھی ذکر ہوا انٹرویو کے اندر, سرسری صاحب, دیگر لوگوں کا بھی ذکر ہوا. مظفر ٹپی صاحب کا ماضی میں بہت ہوتا تھا کہ جی وہ وزارت اعلیٰ چلا رہے ہیں اور کرپشن کر رہے ہیں اور یہ اور وہ مبینہ اس طرح کے الزامات لگتے تھے. تو یہ ساری چیزیں بھی کھل کے دوبارہ سامنے آ رہی ہیں. ہاں اگر کسی کے لیے کوئی راحت اس وقت ہے تو وہ یہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں اور دیگر کہتے ہیں کہ جناب نون لیگ کی چیزیں کھل کے سامنے نہیں آ رہی, نون لیگ کے اوپر اس طرح کے الزامات نہیں لگ رہے, نون لیگ کے اوپر کوئی افسران سامنے آ کے نہیں کہہ رہے کہ جناب انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے وہ کر دیا. پر پیپلز پارٹی کے اوپر بھی اب توجہ ہمیں لگتا ہے کہ میڈیا کے بھی آ گئی ہے, اور جو لوگ پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں ان کے کوئی بیوروکریٹ ہیں, اب جس طرح یہ راون وار صاحب ہیں ماضی میں پولیس افسر رہ چکے ہیں, تو یقیناً کیا پتہ ان کی کوئی اپنی بھی رنجش ہو. پر اینی وے انہوں نے ضروری سمجھا کہ اس موقع پہ وہ سامنے آئے اور آ کے انہوں نے انٹرویو دیا, اور اس میں زرداری صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں. تو اب لگتا اس طرح ہے کہ میڈیا کی توجہ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ جو ہے جو پیپلز پارٹی کے مبینہ جرائم یا کرپشن ہے ان کی طرف بھی ہوگی. باقی جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے ان کے چیئرمین کے میں نے آپ کو بتایا کہ ضمانت ہوتی بھی, سابق چیئرمین یا بانی چیئرمین کی ضمانت ہو بھی جائے تو وہ مجھے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ان کے مختلف مقدمات چل رہے ہیں, ان کے تو نکاح کا بھی مقدمہ چل رہا ہے, وہ غیر شرعی نکاح. آج پھر خاور مانی کا سب پیش ہوئے, انہوں نے بھی منہ چھپایا ہوا تھا, اور وہ اکثر جو صحافی وہاں سے رپورٹ کرتے ہیں وہ صحافی بھی ٹویٹس وغیرہ کر رہے تھے کہ جو بھی بندہ وہاں پہ گواہی دینے آ رہا ہے غیر شرعی مبینہ طور پہ کام عمران خان نے کیا, کرپشن اس نے کی, کوئی گندی حرکت یا خدا نہ خواستہ غلط کام اس نے کیا, لیکن جو گواہی دینے آ رہے ہیں منہ وہ چھپا رہے ہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہا. تو منہ تو اس کو چھپانا چاہیے جس کے اوپر الزام ہے اس طرح کے. پر اینی وے اگر آپ کو سمجھ آتا ہے تو کامنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ جو گواہی دینے آتے ہیں وہ کیوں منہ چھپاتے ہیں, وہ کیوں منہ چھپا رہے ہیں. منہ تو ملزم کو چھپانا چاہیے. تو ملزم تو اسی طرح معتبر ہے, ملزم کا تو وکیل بھی جو ہے وہ جاتا ہے تو مریم بی بی سے اور بلاول صاحب سے بڑے بڑے وہ ورکر کنونشن کر رہا ہے. باقی مریم بی بی کا جو ورکر کنونشن ہوا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا, بلاول صاحب کو کتنی سپورٹ کے پی کے میں ملی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پر اینی وے جو کیسز وغیرہ ہیں یہ اسی طرح چلتے رہیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملے گی. ہاں اب تھوڑی سی توجہ پیپلز پارٹی کی طرف بھی ہو رہی ہے, اور اس کا اندازہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات سے بھی لگا سکتے ہیں. اچھا جی, اب کس کو راحت ملتی ہے یا سیاسی طور پہ کس کو کوئی تھوڑی سی جسے کہہ سکتے ہیں کہ سپیس ملتی ہے, یہ تو الیکشنز آئیں گے دیکھیں گے. الیکشنز کے اندر جس طرح صورتحال ہوتی ہے تبھی پتہ چلے گا. میاں صاحب کے اپنے بڑے مسائل ہیں. ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی تھی اور نااہلی کی مدت 5 سال مقرر کر دی گئی تھی, اب میاں صاحب کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. دوسری طرف بڑے بڑے قانون دان جو ماہر قانون ہیں, آئینی ماہرین ہیں, وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی ان کی سپریم کورٹ سے تعہیات نائل ہوئی ہوئی ہے, وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. اسی قسم کا کوئی کیس آج سپریم کورٹ میں تھا اور معزز عدالت نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا. جی ہاں جی, عدیل سرفراز صاحب ہیں, سینئر صحافی ہیں, سنو نیوز سے وابستہ ہیں, انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے, بریکنگ, سپریم کورٹ نے تعہیات نائلی کے معاملے پر عدالتی فیصلے اور الیکشن ایکٹ کی ترمیم میں تضاد پر نوٹس لے لیا. جی ہاں جی, یہ جو تضاد ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ تعہیات نائل ہیں,
इलेक्शन एक्ट कहता है कि जनाब 5 साल इलेक्शन एक्ट के तहत आप 5 साल जो है सिर्फ नायल हैं। अब ये तो तजाद है, तजादात के तहत तो नहीं कानून और आइन चल सकता। इसके ऊपर मोअज़्ज़िज़ अदालत ने अब कोई नोटिस ले लिया है। सुनने में आ रहा है, अभी तक ये हतमी नहीं है, सुनने में ये आ रहा है कि हो सकता है कि इसके ऊपर कोई बेंच वगैरह भी बन जाए और अगले महीने जनवरी में इसके ऊपर कोई समाअत वगैरह भी हो जाए। तो वो फिर लगता है कि वो जो तजाद है या वो जो मियाँ साहब के लिए मसला है, या तो वो मसला पक्का हो जाएगा, वो कहेंगे हाँ जी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो तायात मियाँ साहब जो है वो नायल है, या फिर वो तजाद खत्म हो जाएगा और मियाँ साहब के लिए कानूनी जो राहत है वो मिल जाएगी, उनको इलेक्शन लड़ने के लिए उनके लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। मुझे मियाँ साहब का केस बड़ा मजबूत लगता है। हर कोई कह रहा है ये है वो है। देखें, कानून के ऊपर उनके वकला दलाइल दे रहे हैं, मेरिट पे उनके वकला दलाइल दे रहे हैं और मुझे उनका केस मजबूत लगता है। और अगर इस तरह का मामला चलता है आगे सुप्रीम कोर्ट में, मुझे लगता है आइन और कानून के मुताबिक मियाँ साहब को रिलीफ मिल जाएगा और रिलीफ मिल भी जाना चाहिए। बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं। अच्छा, वैसे ये ऑन द रिकॉर्ड मैं माजी में भी ये बात कहता रहा हूं। इवन जब जियो न्यूज के ऊपर रिपोर्ट कार्ड में मैं बैठता था उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि किसी भी लीडर को आप अदालत से नाअहल करार नहीं दे सकते। उसकी अहलियत और नाअहलियत का फैसला उसके वोटर करते हैं। आप लड़ने दें, आप उनको इलेक्शन लड़ने दें, जो भी लीडर हो। ये मैंने अभी नहीं, ये उस वक्त मैंने कहा था जब मियाँ साहब मुल्क से बाहर थे और जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी मेरा यही मौक़िफ़ था कि अदालत के जरिए आप किसी की सियासत नहीं खत्म कर सकते। इंतजामी तौर पे सियासतदान की आवाम खत्म करती है। देखें, आपने अदालत के जरिए सियासत किसी की अगर खत्म करने की कोशिश मिसाल के तौर पे इमरान खान की कर रहे हैं, क्या उसकी सियासत खत्म होगी? उसका तो एक वकील जो है वो भी अभी किसी के मुकाबले में खड़ा हो जाएगा, या वर्कर, क्या वो हार जाएगा? वो आपके भी सामने है। और मियाँ साहब को आप इस वक्त जितना मर्जी जो है वो कहते रहें कि उनके लिए ये सहूलत है वो सहूलत है, क्या वो इस पोजीशन में है कि वो कोई हल्के से मेजॉरिटी से जीत सकें, किसी भी पूरे पाकिस्तान के किसी भी हल्के से? उनके लिए तो बड़े मसाइल हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ, सियासत आपकी आवाम खत्म करती है और सियासत आपकी आवाम आगे लेके चलती है। पर एनीवे, ये जो कानूनी नुक्ते हैं, कानूनी मसाइल हैं मियाँ साहब के लिए, मुझे मियाँ साहब के कोई भी कानूनी मसाइल कोई बड़े मसाइल नहीं लगते। बहुत सारे उनके ऊपर फ्रिवलेस किस्म के केसेस भी होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें भी होंगी जिनमें कोई मेरिट नहीं है। कल भी एक प्रोग्राम में मुनीफ फारूक साहब से बात हो रही थी, उधर भी मैंने ये कहा और एक और जगह पे भी गालिबन कहीं पे बात हो रही थी, मैंने कहा कानूनी मसाइल मियाँ साहब का इशू नहीं है। मियाँ साहब का और उनकी जमात का इशू ये है कि इस वक्त अवाम की सपोर्ट उनको कितनी हासिल है। और मैं इस मौके पे कायम हूं कि आपकी सियासत को खत्म या आपकी सियासत को ठंडा या आपकी सियासत को जो है वो जिसे आप कह सकते हैं कि नीचे कोई चीज कर सकती है तो वो अवामी सपोर्ट कर सकती है, अगर ऊपर कोई चीज कर सकती है या आगे लेके जा सकती है वो अवामी सपोर्ट कर सकती है। और इस वक्त बड़ा इशू जो है नून लीग का वो अवामी सपोर्ट है, उनको उस तरह अवामी सपोर्ट हासिल नहीं है। उनका जो बयानिया है वो कंफ्यूज है, उनकी हर चीज आपको इस वक्त कंफ्यूज नजर आ रही है। वो समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने किसी से इंसाफ लेना है या उन्होंने किसी का एहतसाब करना है, उन्होंने कारगिल पे बात करनी है या उन्होंने इस चीज पे बात करनी है। तो उनका वो कोई चीज समझ नहीं आ रही है, किसी एक जगह पे वो टिक नहीं रहे। अगर वो किसी एक जगह पे इस वक्त टिक भी जाते हैं, इस टू लिटल टू लेट, अब चीजें जो है बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी हैं। इस वक्त सियासी मैदान के अंदर अवाम के दिलों में अपनी जगह बनाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, सियासत में चीजें तब्दील होती रहती हैं। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत थी, वो बहुत सारे ज़िमनी इंतखाबात हारते थे, गवर्नेंस के मसाइल थे, हम उन पे तनकीद करते थे, दीगर सहाफ़ी उन पे तनकीद करते थे, बहुत सारे उनके इश्यूज थे। लेकिन फिर चीजें इस वक्त जो है तब्दील हो चुकी हैं, इस वक्त सूरत हाल कंप्लीटली डिफरेंट है। पर एनीवे, अब ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है और हो सकता है कि ये मामला, ये जो तजाद है, ये जो खुला तजाद है जिसमें इंसाफ नहीं मिल रहा, खुला तजाद जो है ना, ये जो खुला तजाद है, हो सकता है ये भी जो है वहां से खत्म हो जाए और मियाँ साहब को रिलीफ मिल जाए। देखते हैं ये मामला आगे किस तरह चलता है। अच्छा जी, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके लिए भी काफ़ी मसाइल हैं, कानूनी मसाइल भी हैं, सियासी मसाइल भी हैं। सियासी मसाइल ये हैं कि बल्ले के इंतखाबी निशान के बगैर हम किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। बहुत सारी चीज़ें हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से फैसला दिया, दोबारा इलेक्शन करवाने का कहा, फिर बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन बन गए और अब पेशावर हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने कोई पटिशन वगैरह की है और बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, गालिबन उन्होंने खुद ही वहाँ पे जाके मुकदमा लड़ा और वहाँ पे जाके आर्गूमेंट्स वगैरह पेश किए और फिर उन्होंने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इलेक्शन कमीशन के जो एडवर्स ऑर्डर्स आ रहे थे उनके खिलाफ हमने पेशावर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी और पेशावर हाई कोर्ट ने जो है
अब इलेक्शन कमीशन को कोई फाइनल ऑर्डर करने से रोक दिया है। वी होप कि इलेक्शन विल बी हेल्ड ऑन बैलेट पेपर, बैट विल बी आवर सिंबल। उन्होंने कहा कि हमारी उम्मीद है कि इलेक्शन के दौरान जो बैलेट पेपर पे बल्ला ही हमारा निशान होगा और जो हमारा सिंबल है, जो बैट का सिंबल है, उसके हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि ये जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है बुनियादी तौर पे उसका मकसद उनका ये है इस पटिशन का, और उनका मतलब ये है कहने का कि हमसे बल्ले का निशान लेने की कोशिश की जा रही है, तो उसको हम रोकने के लिए पेशावर हाई कोर्ट गए और पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से रोक दिया है। अब पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। आपको याद होगा कि पेशावर हाई कोर्ट ने रोका था कि ये इस तरह नहीं हो सकता कि एक बंदे को रिहा किया जाए, आप दोबारा गिरफ्तार कर लें। फिर वो इंतजामिया KPK की चली गई सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के सामने वो केस आया और वहां पे जो कानूनी नुकात रखे गए और उसमें ये चीज आई कि जनाब ऐसा नहीं हो सकता, फिर लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। और फिर हमने देखा कि KPK में वो दोबारा गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया और जिस तरह खदीजा शाह साहिबा का केस शुरू में मैंने आपको बताया कि उनको भी बार बार गिरफ्तार कर लिया जाता है, नजरबंद कर लिया जाता है। अब कोयटा की पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई है। अगर पेशावर हाई कोर्ट का वो मुकदमा या वो केस जो है नजीर के तौर पे रहता, पेशावर की इंतजामिया को या KPK की इंतजामिया को रिलीफ उस तरह ना मिलता सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर हो सकता था कि इस तरह की गिरफ्तारियां बार बार ना होती। तो अब ये जो मामला पेशावर हाई कोर्ट ने रोका है, अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, देखते हैं कि वहां पे ये मामला आगे किस तरफ जाता है। इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोता साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट की है। उन्होंने कहा है कि हमसे बल्ले का निशान छीनने की साजिश पेशावर हाई कोर्ट ने उल्टा दी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से किसी भी किस्म की कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया है और इलेक्शन शेड्यूल देने का ऑर्डर दे दिया है। बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहेगा इंशाल्लाह। वेल डन पेशावर हाई कोर्ट। तो अब देखते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला कायम रहता है या सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जो भी तफसीलात होंगी हमारी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर की जाए। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।